हेलो स्टूडेंट्स। आज ये सेट्स का हमारा 5वां वीडियो है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एम्प्टी सेट के बारे में पूरा समझाया था। आज मैं एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल, दो सेट्स इक्वल कैसे होते हैं, उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे सवाल हैं, उनको मैं लूँगा और उसके बाद मैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करूँगा। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं अभी तक और जो भी बना रहा हूँ, मेरा पूरा मोटिव सिर्फ बहुत एक ही है, और वो है कि आपको जैसा क्लास में या कहीं पे भी आप पढ़ने जाते हैं, तो जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है, जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आपको सब कुछ बताया जाए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यही करूं और आप सबको बिल्कुल भी एक सप्लीमेंट कह सकते हैं। जो स्कूल की पढ़ाई है उसके बाद ये सप्लीमेंट का काम करेगी कि जो भी आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा है या अगर आप सवाल वहाँ कम बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सवाल भी काफ़ी सारे बनाए हैं। और उसके बाद मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल को लास्ट में एक पेज पे काफ़ी सारे सवाल लिख करके, सो दैट कि आप स्क्रीनशॉट ले करके और उन सवालों को बना भी सकें। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सप्लीमेंट कर सकूं जो आपकी स्कूल की पढ़ाई है। और अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत हद तक आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बहुत बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और अगर किसी का कुछ रह भी जाता है तो उसके लिए मैंने ओपन रखा हुआ है कि आप अपना कमेंट जो है फीडबैक में छोड़ें, और मैं उन कमेंट्स को पढ़ के उस तरह के वीडियोस को बना करके, सो दैट कि आपके कम से कम डाउट रहें, और मैं पोस्ट करूँगा। चलिए, यही कहने के साथ अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सॉरी। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एम्प्टी सेट का। मैं रिपीट कर देता हूं कि एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सिंपली दो ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, दो कर्ली ब्रेसेस से। सेट में कर्ली ब्रेसेस ही बाउंड्री होती है। अब एम्प्टी सेट का मतलब होता है एक ऐसा घर जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब हवा, आप समझ सकते हैं। ये मेरा अपना तरीका है समझाने का कि हवा की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं कि एम्प्टी सेट मतलब घर में कुछ नहीं है तो हवा है, हवा तो होगी ही होगी। ओके, अब देखते हैं हम लोग जरा यहाँ पे क्या है। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, क्या ये एम्प्टी सेट है? सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। ओके, अब हम देखते हैं। एक सेट बना लेते हैं, और सेट ऑफ ऑल इवन, सेट मतलब घर, एक ऐसा घर जिसमें कि इवन नेचुरल नंबर हो और वो 5 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम, अगर बहुतों को ये शायद दोनों स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत हो रही होगी कि भाई सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर भी होना चाहिए एंड 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, मतलब 5 के टेबल में आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सारे इवन नंबर कुछ लिख लेते हैं। 2 4 6, ये देखिए, ये भी 5 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी आता है। आता है ना, ये वाला आता है। फिर ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, और ये भी नहीं आता, और ये भी आता है ना। बहुत बच्चे होंगे कि 3 4 एग्जाम्पल लिख करके सोचते हैं कि अरे यार, तो कोई आ ही नहीं रहा है 5 के टेबल में, तो वो लिख देते हैं हाँ ये तो एम्प्टी सेट है। मतलब इस घर में कोई भी नहीं ऐसा आदमी है, या कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो इवन नंबर भी है और 5 के टेबल में भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इवन भी हैं और 5 के टेबल में भी आते हैं। और वो कौन से हैं, आपके सामने मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। 10 ऐसा नंबर है जो इवन है और 5 के टेबल में आता है। 20 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और 5 के टेबल में आता है। 30 इवन भी है और 5 के टेबल में आता है। 40 इवन भी है और 5 के टेबल में आता है। डॉट 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 ऐसा चलते रहेगा। तो क्या ये जो घर है, ये जो बाउंड्री से घिरा हुआ जो दोनों बाउंड्री है, ये इस घर को आप खाली घर कह सकते हैं? क्या इसमें कोई भी नहीं है? ऐसा तो नहीं है, दिख रहा है साफ साफ कि इसमें बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे, कितने लोग हैं इसमें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोग हैं। चलता रहेगा, ये तो एंडलेस है। 1000 के बाद 1010, 1020 एंड सो ऑन। लाख, 1,10,000, 1,20,000, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बिलियंस बिलियंस बिलियंस, ट्रिलियंस, ब्ला 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 एंड सो ऑन। चलता रहेगा। ये अनगिनत है, ये जिसको इनफाइनाइट हम कहते हैं, अनकाउंटेबल। तो आप कह सकते हैं कि इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और हम, सवाल तो ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सेट है। सेट का मतलब, आप बार बार मैं कह रहा हूँ, आप घर को दिमाग में लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। एक बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब उसके लोग रह रहे हैं, और उन लोगों को हम मेंबर्स के नाम से जानते हैं, और उन्हीं मेंबर को हम एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। डेटा भी आप कह सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्यूज मी।
तो ये एक घर है हमारा, उस घर का नाम आगे रख दिया है हमने ए निवास, है ना, सिंह निवास जैसे होता है वैसे ए निवास। और उस घर में देखिए कितने लोग हैं, 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये वाला घर खाली घर कहलाएगा? नहीं। सो दिस इज ऑफ कोर्स नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट, है ना, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इस सेट को किस नाम से जाना जाएगा? क्या ये फाइनाइट सेट है? नहीं, ये फाइनाइट नहीं है। क्यों नहीं है फाइनाइट? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको आप गिन नहीं सकते, ये चलता रहेगा। अब जो चीज़ चलता रहेगा उसको हम फाइनाइट नहीं कह सकते, इसलिए इस सेट को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसी में मैंने 2-3 सवालों का जवाब दे दिया। अब हम सेट बी लेते हैं, मतलब सेकेंड वाले क्वेश्चन को सेट बी की तरह ट्रीट करते हैं, इसको सेट बी लगा। सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, एक तो फिर है, ठीक है जी, एक घर बना लेते हैं। अब उसमें देखते हैं कि क्या कोई इवन प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर है हमारे पास और वो है 2। 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। और मैंने ये भी आप लोगों को सिखाया है, मेरे नंबर थ्योरी या नंबर सिस्टम के उसमें जाएंगे। हालांकि आप सब बच्चे 11th या उससे ऊपर के क्लासेस में ही हैं, तो शायद आपको 9th वाले में जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हो। लेकिन अगर आप उसमें जाएंगे तो मैंने बताया है, ये कारण बताया है कि कोई और इवन प्राइम नंबर क्यों नहीं आगे हो सकता है। अभी तक तो हम ये जानते हैं कि सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो है 2। मैंने उसमें ये भी बताया उस वीडियो में कि और आगे लाइफ में कभी भी और इवन प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता है, वो भी एक्सप्लेन किया है मैंने कि एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो है 2, इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता फिलहाल। तो एक इवन प्राइम नंबर मैंने लिख लिया और वो इवन प्राइम नंबर है 2। आपसे पूछा गया था कि सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स, तो मैंने बना दिया। सेट ऑफ ऑल मतलब एक घर बनाइए जिसमें सारे के सारे इवन प्राइम नंबर लिखे, तो लिख दिया। अब बोला कि बताइए क्या ये घर खाली है? ऑफ कोर्स नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मैं अब शॉर्ट में लिख देता हूँ नो। थर्ड वाला बोला गया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि इस तरह के राइटिंग को क्या कहते हैं। इस तरह का राइटिंग पैटर्न को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानते हैं, जो एक एक करके लिखा रहता है। जैसे ये वाला सेट मैंने लिखा है, आप देखें यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इसी को ऐसे करके सेट के फॉर्म में हम बांध दें ऐसा, तो ये सेट जो है वो क्या कहलाएगा? ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। ये वाला सेट रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। और इसी को सिंबॉलिकली लिखेंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। ये से 2 वीडियोस पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, मैं उसका नाम ले लेता हूँ सेट सी, और घर का नाम ले लेते हैं सेट सी, साहनी निवास कर देते हैं। अब लिखा हुआ है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज 0 एंड x इज रैशनल नंबर। ओके, बोला आपको इस घर में ऐसा एलिमेंट लिखना है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो और x रैशनल नंबर भी हो। तो देखते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 अगर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू रूट 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू रूट 2। मुझे विश्वास है कि ये बात आप जानते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई? रूट 2। तो x तो हमारा रूट 2 आ गया, और यही बोला है लिखने के लिए कि आप एक ऐसा x लिखिए जिसके बाद जिसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करें तो x की वैल्यू जो आएगी वो आपको यहाँ लिखनी है। तो लिख दिया जी, ये लो लिख दिया रूट 2। अब बोला गया है कि x रैशनल है, रूट 2 इर्रेशनल नंबर होता है। ये आप बचपन से पढ़े जा रहे होंगे, मेरे वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा, नंबर सिस्टम के वीडियो में। रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा, रूट के अंदर एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, ध्यान रखिएगा आप। तो रूट के अंदर 2 एक प्राइम नंबर है, तो रूट 2 एक पूरा का पूरा इर्रेशनल नंबर है। तो वहां तो बोला गया है कि रैशनल होना चाहिए, यहाँ तो इर्रेशनल है। तो अगर इर्रेशनल है तो वो तो हम लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप ऐसे एक्स को लिखिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। किस कंडीशन को? कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है जी, तो उसको सेटिस्फाई करता हुआ मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। फिर बोला गया कि एक्स जो है रैशनल भी होना चाहिए, तो हमने तो रूट 2 निकाला है, रूट 2 तो इर्रेशनल है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इसी के अंदर, इस वाले घर के अंदर? तो जवाब है नहीं लिख सकते, हम नहीं लिख सकते। तो अब ये क्या हुआ? खाली घर है ना, और तो कुछ लिख नहीं सकते इसमें, अपनी मनमानी तो है नहीं, तो ये घर खाली है। तो अब आपसे पूछा गया कि क्या ये एम्प्टी सेट है, तो आंसर है यस, दिस इज एन एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, इस सेट का नाम हम डी डाल लेते हैं।
अब इसमें बोला गया कि आप ऐसे एक्स को लिखिए, मैं फिर से घर पहले बना देता हूँ, घर की चार दीवारी तो बना दें, चार दीवारी तो ये रहा, बाउंड्री बना दिया, और दूसरा बाउंड्री बाद में बनाऊंगा, पता नहीं हो सकता है एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो, इसलिए अभी नहीं बना रहा है। बोला गया कि आप ऐसे एक्स को लिखिए जो एक्स इज अ नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक्स इज स्मॉलर देन 8, 8 से कम भी होना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली एक्स ग्रेटर देन 8। देखिए अगर एंड उसने लिख दिया ना तो साइमल्टेनियसली लिखने की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने जानबूझ के स्टेटमेंट को लंबा किया। बहुत बच्चों को वर्ड मतलब वर्ड से ही काफ़ी कुछ वो क्वेश्चन में खेल गए। अगर लिख दिया उन्होंने एंड तो उसको साइमल्टेनियसली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड का मतलब भी होता है कि ये वाली बात भी होनी चाहिए एंड ये वाली बात भी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर वाले कहते हैं कि आप चलिए आपको ऑप्शन देते हैं कि आप ये भी खरीद सकते हैं एंड ये भी खरीद सकते हैं, तो उसमें चॉइस थोड़ी ना है आपके पास, आपको दोनों ही खरीदना पड़ेगा। तो घर वाले खरीदने में तो चॉइस देते नहीं है, हाँ जरूर पढ़ने में जरूर आपको कहेंगे कि देखो आज आपको साइंस का ये चैप्टर भी खत्म करना है एंड मैथ्स का ये चैप्टर भी खत्म करना, और टीचर भी बोलते हैं ये बात कि देखो जी मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया, आपको साइंस का ये चैप्टर खत्म करना और मैथ्स का भी ये चैप्टर खत्म करना है। तो एंड है, तो एंड में तो चॉइस होता ही नहीं है, एंड तो आपके लिए ऑप्शन लेस चीज है, ये भी करना है ये भी करना है, दोनों है। अगर कोई ये टीचर कह दे कि चलो ये कर लेना या फिर ये कर लेना, तब तो आपके पास ऑप्शन है। तो जब एंड हम बोल देते हैं तो साइमल्टेनियसली बोलने का कोई मतलब रह नहीं जाता। लेकिन ठीक है उन्होंने बोला है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इस वर्ड से कैसे वो खेल रहे हैं आपके साथ। तो x इज स्मॉलर देन 8 एंड साइमल्टेनियसली x इज ग्रेटर देन 12, तो कोई 8 से छोटा होगा और 8 से बड़ा भी होगा, सॉरी 12 से बड़ा भी होगा। तो ये कैसे हो सकता है आप बताइए मुझे। अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, और कोई नंबर, कोई भी नंबर, मैं नहीं जान रहा कौन सा नंबर, कोई नंबर अगर 8 से छोटा है तो वो 12 से बड़ा कैसे हो सकता है वही नंबर। मैं वही शब्द इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे x है और वही x यहाँ पे भी है ना, दोनों तो सेम x है। x और y होता तो दो अलग अलग नंबर होता, तो वो तो है नहीं। बोला है कि x जो है 8 से छोटा होना चाहिए, 8 से स्मॉलर होना चाहिए। तो 8 से छोटा, चलो मैं ले लेता हूँ 7, ठीक है, वो 8 से छोटा है। एंड x जो है 12 से बड़ा भी होना चाहिए, इसका मतलब जो 7 मैंने लिया है x की वैल्यू, वो 12 से बड़ा भी होना चाहिए। हो सकता है क्या कभी भी, सोच के देखिए आप कि कोई नंबर अगर 8 से स्मॉलर हो जाएगा या छोटा हो जाएगा तो 12 से कैसे बड़ा हो सकता है, वो इम्पॉसिबल है। उल्टा भी कर लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि कोई नंबर जो x से बड़ा, x जो है वो 12 से बड़ा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर है x जो कि 12 से बड़ा है और वो 13 ले लेते हैं, मैंने एक बस एग्जांपल ले लिया 12 से बड़ा, ठीक है जी 12 से बड़ा। एंड वो 7 से छोटा भी, 8 से छोटा भी होना चाहिए। तो क्या 13 8 से छोटा होगा? अगर वो 12 से बड़ा हो गया तो क्या होगा 8 से छोटा? जवाब है नहीं, नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता कभी भी। तो ऐसे में कौन सा नंबर लिखें? तो अब तो क्वेश्चन तो दुविधा में आ जाएगा कि यार अब हम कौन सा लिखें। 7 लिखते हैं तो वो एक्स ग्रेटर देन 12 वाला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब अगर हम 7 लिखें तो ये जो दूसरा वाला पोर्शन है कि भाई एक्स जो है वो 12 से बड़ा होना चाहिए, ये बात तो सही नहीं है। अच्छा, अगर हम ये लिखते हैं कि 12 से बड़ा होना चाहिए, जो कि 13 मैंने ले लिया, तो वो पहले वाली बात को सेटिस्फाई नहीं करता। और सवाल में लिखा है कि दोनों होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो दोनों अगर है तो ये भी सही होगा तभी तो लिखेंगे। तो दोनों ही मतलब एक सही हो रहा है तो दूसरा गलत हो जा रहा है। तो इसलिए इसमें कुछ भी आप नहीं लिख सकते। तो एक्स तो दुविधा में रह जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई क्या करूं, मैं लिखूं या नहीं लिखूं। तो जवाब है नहीं लिखूं, तो ये कुछ भी नहीं लिखेगा। डी इज ब्लैंक। अब ब्लैंक का मतलब क्या हो गया? एम्प्टी सेट। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ब्लैंक भी लगा देते हैं और इसके अंदर 5 भी लिख देते हैं। याद रखिएगा अगर आप ऐसा करके इसमें 5 लिख दीजिएगा तो ये ब्लंडर है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट को ही नल सेट के नाम से भी जाना जाता है और वॉइड सेट के नाम से भी जाना जाता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो वॉइड, ये अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो 5 अगर ब्रेसेस के अंदर आ गया, इसका मतलब है कि उस घर के अंदर एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम है 5। उस घर के अंदर एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम है 5। तो वो फिर एम्प्टी सेट नहीं रह गया, खाली घर नहीं रह गया। इसीलिए याद रखिएगा कभी भी अगर आप एम्प्टी सेट दिखाते हैं तो या तो आप सिर्फ 5 दिखाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, या सिर्फ आप ऐसे ब्रेसेस दिखाएंगे और कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे तो अगर आप ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये बात आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देख ली होगी और समझते होंगे। नहीं समझते हो तो अब समझ लेंगे आप। तो डी एम्प्टी सेट है या नहीं है? बिल्कुल है। ओके,
फिफ्थ वाला देखते हैं, तो फिफ्थ वाले को हम नाम दे देते हैं सेट ई। एक सेट बना लिया। बोला है कि एक्स सच दैट, मतलब आप ऐसे एक्स को लिखिए जो इज अ पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। अरे अगर दो पैरेलल लाइंस है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन होगा? क्या ऐसी कोई पॉइंट हो सकती है जो दोनों के लिए कॉमन हो? कॉमन का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर होगा और एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर होगा? नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। इसको ऐसे समझ के देखिए कि ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो अगर अशोक का घर यहाँ पे है तो क्या अशोक का घर यहाँ पे हो सकता है? नहीं होगा। हाँ, दो अलग अलग अशोक हो तो अलग बात है, बट उसी अशोक का घर यहाँ हो सकता है? जवाब है नहीं हो सकता। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे हाँ अगर वो बहुत अमीर आदमी है या नहीं भी है उसके दो घर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, मैं मान लेता हूँ, चलिए दो घर ही मान लेता हूँ। लेकिन क्या अशोक जिस समय इस घर में रह रहा होगा उसी समय वो इस घर में रह रहा होगा? जवाब है नहीं। या अगर वो इस घर में रह रहा होगा तो क्या इसी समय इस घर में रह रहा होगा? जवाब है नहीं। तो कॉमन कैसे हुआ? कॉमन नहीं हुआ। कॉमन का मतलब जो दोनों के ऊपर आता हो, इसके ऊपर भी आता हो, इसके ऊपर भी आता हो। इसके लिए लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस में, जिसमें कि मैंने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या मतलब होता है कॉमन सोल्यूशन का। तो बोला गया है कि ऐसे एक्स को लिखिए जो कॉमन पॉइंट हो दो पैरेलल लाइन के ऊपर। तो आप जानते हैं दो पैरेलल लाइन के ऊपर कॉमन पॉइंट्स नहीं होते हैं। नहीं जानते हैं तो इस स्टेटमेंट को एज अ थ्योरी आप समझ लें कि कोई भी दो अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उस पर कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट, है ना। तो ये भी एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद है कि ये सारी जो सवाल मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बातें मैं बताता हूँ वो आप ध्यान रखें। पहला, एम्प्टी सेट जो होता है सब, चलिए वो मैं सबसेट पढ़ाऊंगा तब ज़्यादा अच्छा रहेगा समझाना, अभी नहीं, अभी आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट सेट्स। तो मैं इसमें सारे सवाल नहीं बनाऊंगा, कुछ एक सवाल सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप गुड टू गो हैं, आप आराम से खुद भी बना सकते हैं। और इन सवालों को आप दोबारा दोबारा बनाएं, जितनी बार आप बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, तो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। चलिए मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया सेट्स आर सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन। इसी बहाने में आपको बची हुई थ्योरी भी बताता रहूंगा कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है ना। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये चीज आपको। बोला गया कि सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, तो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है उसको हम लोग कंसेंट्रिक कहते हैं। लेकिन क्या इतना डेफिनेशन काफी है या इतना बोल देना काफी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लीजिए एक सेट हमारे पास ऐसा है और दूसरा सेट इसी को टच करता हुआ ऐसा बन रहा है, तो क्या आप इसको कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे? जवाब है नहीं। जिनको नहीं पता है वो अच्छे से सीख लें इस बात को, उसको कंसेंट्रिक सर्कल नहीं कहते। कंसेंट्रिक सर्कल कहते किसको है फिर? कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल आपने बना दिया, एक सर्कल बनाते समय आपने यहाँ सेंटर में कंपास का पिन रखा, कंपास का पिन एक जगह आपने जो सेंटर में पॉइंट है यहाँ पे रखता है। तो चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका और पर्पल कलर कर देता हूँ। पर्पल कलर पे आपने कंपास का पिन रख दिया और उसके बाद कंपास का पेंसिल आपने थोड़ा सा वाइड ओपन कर लिया कंपास को, और पेंसिल से ये सर्कमफेरेंस आपने बना लिया। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा सर्कमफेरेंस जो है वो पेंसिल से मार्क हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सर्कल। अब हम क्या करते हैं, कंपास का जो पिन है वो इसी पर्पल पे ही रखेंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। आप ऐसे समझिए कंपास का पिन को हिलाना ही नहीं, वहीं रखे रहना। और वो जो पेंसिल वाला पोर्शन जिसको आपने वाइड ओपन करके ये पूरा सर्कमफेरेंस बनाया है उसको थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, कम कर लीजिए, या और थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक बार थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो कम कर लूंगा, तो अब जब कम करूंगा तो अब क्या कैसा बनेगा, ये ऐसा सर्कल बन जाएगा, है ना। अब उसके बाद फिर से आप एक सर्कल बनाइए और वो सर्कल इस तरह का सर्कल बनेगा, मतलब छोटा बनेगा उससे। और अगर आपने कंपास का पेंसिल को थोड़ा सा वाइड कर दिया होगा तो वो ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा, है ना। तो ये जो सर्कल्स होते हैं ना आपस में, ये तीन के तीनों सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगा इसका? कंसेंट्रिक सर्कल की परिभाषा डेफिनेशन ये होती है जिसका सेंटर सेम ही होता है और रेडियस डिफरेंट होता है। जैसे इस केस में मान लेते हैं इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस। इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये तीन अलग अलग रेडियस के सर्कल हैं जबकि तीनों का सेंटर सेम है। तो ऐसे सर्कल्स
जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस डिफर करता है, ऐसे सर्कल को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कंसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन अ प्लेन, बोला गया कि क्या ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा। तो आप जानते हैं कि अगर आप प्लेन के ऊपर, प्लेन मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जमीन के ऊपर, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पेपर के ऊपर, लेकिन पेपर के ऊपर तो आपकी जो सर्कल की काउंटिंग है वो लिमिटेड होगी। प्लेन का मतलब एक सरफेस है, एक सरफेस, ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंटेन करता है। तो आप जमीन समझ लीजिए, बस सिंपल, अर्थ। अब अर्थ के ऊपर जब आप सर्कल्स बनाएंगे, मतलब वही कंपास रख करके जब सर्कल आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो कितने सर्कल्स बनेंगे, 1 2 10 20 50 हज़ार 10 हज़ार 50 हज़ार लाख, कितना बनेगा। आप जानते हैं कि उसी जगह पे पिन को रख करके हम जितना वाइड करते चले जाएंगे उतना सर्कल हमारा बनता चला जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बनेगा, इसमें फाइनाइट नहीं बन सकता कभी भी, पता ही नहीं है कितने बनेंगे, आप नहीं जानते ये चीज। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। उम्मीद है कि इसी पे मैं मार्क कर रहा हूँ और आप ये बात समझ जाएंगे। जो इनफाइनाइट सेट है उसको मैं डॉट से मार्क करूंगा और जो फाइनाइट सेट है उसको मैं टिक लगा दूंगा ब्लू कलर से, ठीक है। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, जो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर्स है उसका जो सेट है, मतलब एक घर जिसके अंदर सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स को लिखे गए हैं, तो ए बी सी डी से लेकर के जी तक लिखा गया है उस घर के अंदर। ए लिखा हुआ है, फिर कॉमा लगा के बी लिखा हुआ है, ऐसा है। एक घर है हमारे पास, उसमें ए लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर सी लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है, फिर एफ, ऐसे डॉट 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 करके जी लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। और इस घर का नाम हम ले देते हैं, अल्फ़ाबेट का है तो ए दे देते हैं। तो बोला गया कि क्या ये वाला सेट फाइनाइट है या नहीं है, आप ये बताइए, क्या या इनफाइनाइट है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, दिस इज क्लियरली अ फाइनाइट सेट। आप जानते हैं इसमें 26 ही लेटर होंगे, मतलब 26 मेंबर्स होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, 26 मेंबर्स। तो दिस इज क्लियरली अ फाइनाइट सेट एंड टिक लगा दिया मैंने। टिक लगाने का मतलब फाइनाइट है और डॉट लगाने का मतलब इनफाइनाइट है, क्योंकि मैं इसी पे कर दे रहा हूँ, छोटे सवाल हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे विश्वास है कि इस सिंबल का मतलब आप जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 5। तो एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं कि ये फाइनाइट है कि नहीं है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ऐसा है। एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 5 से बड़ी कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, एक सेट है हमारे पास ए, उसके अंदर लिखते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चले जा रहा है। आपको क्या लग रहा है इसमें काउंटिंग आप कर पाएंगे? आपको खुद सोच के देखिए, आप इसमें काउंटिंग आप कर पाएंगे? आंसर है नहीं कर पाएंगे आप। ये चलता रहेगा, एंडलेस है ये। तो ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इसको मैं डॉट लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप ये फिफ्थ वाला भी देख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर होता है। मैंने आपको बताया था वीडियो में, पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि z जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है या i जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे z इस्तेमाल किया गया है। तो x जो है वो स्मॉलर देन 5 होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक सेट है i और इस सेट के अंदर करली ब्रेसेस होता है एक्चुअली में ये। तो इस सेट के अंदर 5 से कम होना चाहिए। 5 से कम क्या होगा? 4, इंटीजर है ना, क्योंकि 5 से कम क्या होगा? इंटीजर। तो 4 ओके, यहाँ करली ब्रेसेस 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये क्या है? आपको क्या लग रहा है कि इसमें काउंटिंग हो सकती है? एंडलेस है ये, एंडलेस, पता ही नहीं है कितना लंबा ये जाएगा, कहाँ तक जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। कहाँ चला गया? चलिए ये रहा, डॉट लगा देता हूँ उस पर। ओके, बोला गया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 से 1 के बीच में, ये वाला। तो ये मैं अभी टिक कर देता हूँ, सॉरी इनफाइनाइट के लिए डॉट है ना, हाँ, तो ये मैं इसमें भी डॉट लगा देता हूँ। ये अभी भी क्लियर है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। कोई भी दो रियल नंबर के बीच में या कोई भी दो नंबर के बीच में अनगिनत रियल नंबर्स होते हैं। जैसे बोला गया 0 और 1 के बीच में, तो ये रहा 0, ये रहा 1। तो 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? देखिए
0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, मतलब 0 के बाद आप और 0 बिठाते चले जाइए और आपको नंबर मिलता चला जाएगा। 0.0001, 0.0001, 0.00001 एंड सो ऑन, मिलता चला जाएगा। ये तो अभी 0.1 पे ही खेल रहे हैं हम, फिर 0.11, 0.101, 0.102, 0.103 एंड सो ऑन। इस पे तो मतलब पता ही नहीं है कितना आप कर पाएंगे। इस यही खत्म नहीं होगा, 0.0001 यही खत्म नहीं होगा आपका, 0.11 तो पहुंचेंगे नहीं आप। कहने का मतलब है कि इसी में इतना उलझ जाएंगे कि 0.11 तक की नौबत ही नहीं आएगी, इसी में समझ जाएंगे आपकी पता नहीं कितना है। तो कोई भी दो नंबर में याद रखिएगा, कोई भी दो नंबर हो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं या रैशनल नंबर होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होता है, ठीक है, और रियल नंबर भी होता है। तो इसका आंसर है, डॉट लगा दिया मैंने, और मुझे उम्मीद है कि फोर्थ वाला आप खुद भी कर सकते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इक्वल सेट्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि डिट्टो होना चाहिए। एक और मैं इक्वल सेट्स के ऊपर एक और बात बता देता हूँ इससे पहले कि आगे बढ़े। ए एक हमारा सेट है और जो बेटर वर्ड को यूज करता है, बेटर वर्ड को के सभी लेटर्स को ए में लिखा जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि हम जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखें। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है, वो पूरा ही लिखना चाहता है, एक एक लेटर लिखना चाहता है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत एज सच नहीं है। टी टी ई आर, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, याद रखिएगा। और एक दूसरा वर्ड है, वो है ट्रेब। पता नहीं ये वर्ड है भी कि नहीं है, पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि होगा, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से एक वर्ड क्रिएट कर दिया और उसको उसके सभी लेटर्स को एक दूसरे सेट में लिखना है। तो देखिए सेट बी में लिखते हैं हम लोग, TREB। अब आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि क्या सेट ए और सेट बी आपस में बराबर है कि नहीं है। तो जवाब है ये दोनों आपस में बराबर है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि दो सेट्स को इक्वल होने के लिए दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल बिल्कुल हूबहू होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हूबहू है, मतलब बिल्कुल डिट्टो कैसे है, एक में तो बेटर लिखा हुआ है, एक में ट्रेब लिखा हुआ है, कैसे इक्वल है। ऑल्दो मैंने उस समय और भी कुछ बातें बताई थी, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। मैंने ये भी कहा था कि राइटिंग करते समय ऑर्डर इंपॉर्टेंट सेट के अंदर नहीं होता। मतलब अगर सेट में BETR या चलिए मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पे एक दूसरा सेट हम बना लें C और ट्रेब की जगह ब्रेट लिख दें, BRTE लिख देते हैं, चलिए BRTE, तो ये फिर भी C और D, एटलीस्ट B और C ये दोनों सेम है। ये बात मैंने आपको मेंशन कर दिया है, बाकायदा बहुत कैटेगरिकली मेंशन कर दिया है कि B और C दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर की अहमियत नहीं होती है कि T पहले लिखा है आपने या T बाद में लिखा है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक्चुअली ये सारे मेंबर्स हैं, तो कौन पहले खड़ा है कौन बाद में खड़ा है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका रेलेवेंस है कि भाई ये मेंबर वहां होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि बी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं TREB, ये चार लोग हैं, वही चारों लोग यहाँ पे सेट सी के अंदर भी हैं, सेट सी के अंदर भी वही चारों लोग हैं। तो हम कहेंगे दोनों सेट इक्वल है। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ ए और बी के बारे में कि ए और बी भी आपस में इक्वल है, तो वो जरूर आपको थोड़ा चौंका रहा होगा। तो मैं आता हूँ, इसका भी जवाब मैं दे चुका हूँ, ऐसी बात नहीं दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे अगर आप पुराने वीडियो पर जाएंगे तो मैंने आपको रिपीट किया है कि कभी भी अगर सेम लेटर बार बार आ रहा हो ना, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम उसको नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि काउंटिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही की होगी। जैसे टी दो बार है तो वो दो बार काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक ही बार काउंट किया जाएगा। ई दो बार है तो दो बार काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक बार काउंट किया जाएगा। आर और बी भी एक एक बार ही है, ठीक है। ओके, तो अब मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि दो सेट्स को इक्वल होने के लिए आप दोनों का पहले काउंटिंग देखेंगे, तो एन ऑफ ए देखेंगे, इसी को पढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ ए आसान भाषा में। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, भारी भरकम हो गया। आसान भाषा में काउंटिंग ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो गिनना, कौन है हमें कोई मतलब नहीं। जैसे ए के अंदर हम मान लीजिए मेरे घर में हम चार लोग हैं, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा भाई।
ओके, तो 4 लोग हैं। आपके घर में भी 4 लोग हैं। आप, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आप, आपके पिताजी, आपकी सिस्टर और आपकी माताजी, 4 लोग हैं। मेरे यहाँ सिस्टर नहीं है, भाई है। आपके यहाँ भाई नहीं, बहन है। ठीक है? अब देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, जो मेरे घर में 4 फैमिली हैं और आपके घर में जो 4 फैमिली हैं, हम तो कभी एक-दूसरे को जानते भी नहीं हैं, मिले भी नहीं हैं। वो पूरी तरह से अलग-अलग फैमिली हैं। लेकिन फिर भी दोनों के नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी दोनों का सेम अगर है, दोनों का कार्डिनैलिटी मतलब मेरे यहाँ भी 4 लोग हैं, आपके यहाँ भी 4 लोग, खत्म। कौन है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी को हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। नंबर ऑफ पीपल हमें सिर्फ काउंट करना है, कौन है ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 4 ही है एक्चुअली। देखिए, इन दोनों बी को हम ई को एक ही बार गिनेंगे, इन दोनों टी को हम एक ही बार गिनेंगे, तो 1 और 1 2, और आर को एक बार और बी को एक बार, तो 4 हो गया। अब नंबर ऑफ बी हम लोग गिनते हैं, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ बी तो आपको साफ दिख रहा है, ये 4 ही है, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन था कि हम देखेंगे कि दोनों का नंबर सेम है कि नहीं है, तो वो सेम है। अब जब नंबर हम इन दोनों को एक ही गिन रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि हमारे लिए ये 2 में से कोई एक ही का महत्व है। आप जिसको रखना चाहे रख लें। इन दोनों टी में से एक ही का महत्व है। अब आप मैच कराइए। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखते थे कि दोनों का एलिमेंट्स डिट्टो होना चाहिए, जो एलिमेंट्स है वो एकदम हूबहू सेम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। आप दोनों का केस को इग्नोर कर दें प्लीज। चलिए, मैं यहाँ पे बी ही लिख देता हूँ, कैपिटल बी। अब आप केस को भी, केस वैसे इग्नोर था मेरे हिसाब से था। चलिए, तो दोनों के देखिए, बी है, दोनों में आर है, दोनों में ई है। अब ई 2 की जगह एक ही बार गिनेंगे। मैंने बताया आपको कि काउंटिंग सिर्फ एक ही बार होगी, तो जब काउंटिंग एक बार होगी तो देखना भी सिर्फ एक ही बार होगा आपका, 2 बार नहीं। और देखिए, टी भी है, एक बार, खत्म। तो दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, चाहे उस एलिमेंट का रिपीटेशन बार बार हो, बट एलिमेंट तो सेम ही है ना, मेंबर तो सेम ही है। उस मेंबर को आप बार बार इंक्लूड करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए, आपके घर में जो लोग हैं, उनका पॉपुलेशन की जब गिनती होती है तो भी उनका नाम होता है, कोई और तरह का काउंटिंग होता है उसमें भी उनका नाम होता है, राशन कार्ड बनता है उनमें भी उनका नाम होता है, आधार कार्ड कुछ और काउंटिंग होती है उसमें भी उनका नाम होता है। तो थोड़ी ना एक ही आदमी, एक ही घर में अगर एक आदमी 6 बार अलग अलग जगह नाम लिखा है तो 6 आदमी काउंट कर लिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हमारे देश की पॉपुलेशन 1 अरब जो 50 करोड़ या जो भी 60 करोड़ है, उससे बढ़ के तो उससे 7 टाइम्स 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो ये नहीं है, इसीलिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं और दूसरा देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट सेम होना चाहिए, रिपीटेड है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बताना चाह रहा था कि अगर एक सेट है हमारे पास ए और दूसरा सेट है बी, दोनों में सेम ही एलिमेंट्स हैं, बट रिपीटेड फॉर्म में एक में, दूसरे में अनरिपीटेड फॉर्म में है, तो भी ये दोनों सेट ए और बी जो है आपस में बराबर कहलाएंगे। ये मैं चाह रहा था कि आपसे शेयर कर लूं और आपको बता दूं। मैं, मुझे विश्वास है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से यही सारे सवाल को एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लेकर के आऊँगा। मैंने सोचा था कि सबसेट पढ़ा पाऊँगा, लेकिन मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखता ताकि आप आराम से देख सकें और सेगमेंट्स में देख सकें। नहीं तो ज़्यादा लंबा रखूँगा तो आपको नेक्स्ट टाइम याद रखना पड़ेगा कि कहाँ तक देखा था। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।